हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विशाल सिंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है भाई जहांगीर की क्लास। इससे पहले हमने अकबर तक का कवर कर लिया है। मुगल सम्राट के पूरे हम कवर करते हुए आ रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है इसमें टॉपिक रहेगा हमारा जहांगीर का शासन। तो जहांगीर का शासनकाल जो है वह 1605 से लेकर 1627 तक रहे। जहांगीर के शासनकाल की खास बात क्या रहेगी कि भाई ये जहांगीर जो है इसका बचपन का नाम सलीम था, और सलीम आगे चलकर विद्रोह कर देगा किसके साथ भाई? अकबर के साथ। तो अपने ही पिताजी के खिलाफ ये विद्रोह कर देगा सलीम। क्यों कर देगा? क्योंकि अकबर का शासनकाल जो है वो 50 वर्ष से ऊपर का हो चुका है। 50 वर्ष तक वह राजपाट करने लग गया है, और इस समय जहांगीर की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जहांगीर अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंचता जा रहा है। इस वजह से अब वह थोड़ा थोड़ा वृद्ध सा होता गया है। अब जहांगीर को यह लग रहा है कि इसके जो अब्बा हुजूर हैं वो 50 वर्ष का शासन कर रहे हैं, और इस वजह से वह पूरे तरीके से शासन पे अभी भी चुस्त दुरुस्त बैठे हुए हैं। और इस तरीके से शहजाद जो शहजादे हैं ये ऐसे ही बूढ़े हो जाएंगे, इन्हें कभी गद्दी मिलने ही नहीं वाली है। इसलिए जो सलीम है वह आगे चलकर विद्रोह कर देगा। किसके प्रति विद्रोह कर देगा भाई? अकबर के प्रति विद्रोह कर देगा। तो जैसे ही अकबर जो है वो दक्षिण की ओर अपनी सेना को लेकर के जाएगा, यहाँ पर जहांगीर जो है ये जो अपना ऊपर का राजस्थान वाला एरिया है, मेवाड़ वगैरह, यहाँ पर शासन की कमान संभाले हुआ था। उत्तर भारत पूरा का पूरा इसके अंडर में था, और दक्षिण भारत में अकबर ने सेना भेज दी थी। इस वजह से उत्तर भारत में वैक्यूम बन गया था, और उसी समय इसको सही समय लगा। इसने विद्रोह के रूप में वापस सब कुछ छोड़ छाड़ के इलाहाबाद पहुंच जाता है, और इलाहाबाद में अपना एक दरबार लगा लेता है। और दरबार लगाकर घोषणा कर देता है कि आज से जो बादशाह है वो मैं ही हूँ। इस तरीके से अकबर को यहाँ झटका लग जाता है। अकबर को ये लगता है कि भाई सलीम ने तो बड़ा ही काम कर दिया है। यहाँ से अकबर का शासन अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ गया, और 1601 में यह दरबार लगा लेता है। इसी वजह से अकबर इस स्थिति को संभालने के लिए किसे भेजेगा? वह भेजेगा अबुल फजल को। अबुल फजल जो दक्षिण अभियानों की ओर है, इसे भेजने के लिए ऊपर की ओर बुलाएगा, और उत्तर भारत की ओर जैसे ही अबुल फजल आ रहा था तो यहाँ पर सलीम यानी कि जहांगीर जो है ये अबुल फजल की हत्या करवा देगा। किससे? बीर सिंह बुंदेला से। बीर सिंह बुंदेला से अबुल फजल की हत्या करवा देता है, और अबुल फजल कभी भी यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है आगरा तरफ। इस वजह से आगरा ना पहुंच पाने की वजह से उसे पता चलता है अकबर को कि भाई अबुल फजल की हत्या हो चुकी है। तो अकबर फूट फूट के रोने लगता है। उसे ये समझ में आता है कि सलीम जिसे इसने बड़ा किया था ये इसका नकारा बेटा है, जो शराब के सेवन में डूबा हुआ है। उसके बाद इसे सत्ता भी चाहिए, इसलिए अकबर अब नाराज हो गया है सलीम से। और सलीम से नाराज होने की वजह से पूरे राज्य में ये खबर फैल गई है कि अकबर अपना उत्तरदायित्व सलीम को कभी नहीं सौंपेगा। वे सलीम का एक बेटा है खुसरो, उसे ही सारा का सारा राजपाट देने की सोच रहा है। यहाँ से सलीम बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने की वजह से और ज्यादा परेशान होने की वजह से ये अपने सिक्के भी चलवा देता है। अंततः फिर अकबर को हार मानना पड़ती है, और अकबर को अपना पूरा राजपाट किसे देना पड़ता है? जहांगीर को ही देना पड़ता है। क्योंकि अकबर के बाकी दो बच्चे जो थे, दो बेटे जो थे, वो भी शराब के नशे में डूब करके उनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से उन्हें ना चाहते हुए भी यही काबिल लग रहा था। इसी वजह से जहांगीर को आगे चल के शासनकाल दे दिया जाता। ऐसे करके जहांगीर शासन में आएगा। तो जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक रहेगा। इसका मूल नाम क्या है? इसका मूल नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसका बचपन का नाम सलीम था भाई। और इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था। इसके माता पिता में से पिता अकबर और माता हरका बाई रही थी। मरियम उज जमानी जोधाबाई के नाम से भी न जाना गया है। इसके गुरु कौन थे? तो भाई इसके गुरु थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही इसे बहुत कुछ सिखाया था, जिसमें तुर्की भाषा, फारसी भाषा और अन्य भाषाओं की शिक्षा इसे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो राज्याभिषेक हुआ है वह राज्याभिषेक कब हुआ है? तो भाई इसका राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ था, और इससे पहले ही इसने दरबार लगा लिया था इलाहाबाद के किले में। इलाहाबाद के किले में इसने दरबार लगा लिया, उसके बाद ये यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ से एक कहानी और है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक वफादार सैनिक हुआ करता था जिसका नाम है अली कुली बेग। अली कुली बेग एक अफगानी सैनिक हुआ करता था, और ये अली कुली बेग जो है वो इसका साथ देता है हर एक छोटे बड़े अभियान में। ऐसे करके जब यह जहांगीर शासक बनता है तो फिर ये अली कुली बेग को बंगाल में पोस्ट कर देता है,
वो बंगाल की पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए इसे देता है। अब अली कुली बेग बंगाल की व्यवस्था को संभाल रहा था, लेकिन 2 साल 3 साल बाद उसे खबर आने लगती है जहांगीर को कि अली कुली बेग एक अफगानी है और बंगाल में जितने भी अफगानी हैं उन सबका साथ देने लग रहा है और मुगलों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। इस वजह से यहाँ पर जहांगीर जो है वे हत्या करवा देगा अली कुली बेग की, और अली कुली बेग की जैसे ही हत्या हो जाएगी तो उसके बाद उसकी पत्नी बची हुई है जिसका नाम है मेहरुन्निसा और लाडली बेगम, ये दोनों बेसहारा हो जाते, और इन दोनों को बेसहारा हो जाने की वजह से शरण लेने के लिए आती। यहाँ जहांगीर के पास ये शरण लेने के लिए आती हैं। जहांगीर दरबार में मौजूद नहीं होता, तो जहांगीर के जो अमीर हुआ करते थे उन सब ने फिर बात रखी कि भाई अली कुली बेग की जो विधवा है और उसकी जो बेटी है उसका क्या किया जाए। तो इसने बिना देखे ये कह दिया था कि अकबर की बेवा यानी अकबर की विधवा की सेवा में उन्हें लगा दिया जाए। ऐसे करके मेहरुन्निसा और लाडली बेगम जो उसकी बेटी थी मेहरुन्निसा की, इन दोनों को अकबर की बेवा के लिए सेवा में लगा दिया गया। अकबर की जो विधवा थी वह उस समय राजनीतिक राजपाट की चीजों को बहुत अच्छे से समझती थी और उसका एक दबदबा हुआ करता था। वहीं से मेहरुन्निसा बारीकियां सीखती हुई जा रही है और 4 साल तक वे बारीकियां सीखती है, राजनीति में बहुत ज्यादा परिपक्व हो जाती। इस समय अब आपको कहानी सुनाते हैं भाई मीना बाजार की। अब मीना बाजार क्या होता था, तो ये अकबर के शासनकाल से शुरू हुआ था और ये मीना बाजार ऐसा व्यवस्था हुआ करती थी जो लाल किले पर लगता था, चाहे वो दिल्ली का लाल किला रहा हो या आगरा का लाल किला, यहीं पर मीना बाजार लगा करते थे। मीना बाजार में क्या होता था कि सभी की सभी महिलाएं अपना स्टॉल लगाती थी और यहाँ खरीदारी करने के लिए सभी अमीर और अकबर और यानी कि जो मुगल बादशाह हुआ करते थे और उनके शहजादे आया करते थे। इसके अलावा किसी को भी अंदर घुसने की शरण नहीं दी जाती थी। यहीं पर जहांगीर ने सबसे पहले मेहरुन्निसा को देखा था और मेहरुन्निसा को देखकर उसे प्रेम हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि ये ही अली कुली बेग की विधवा है जिसे उसने शरण दे रखा। अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा को ही वह विवाह का प्रस्ताव रख देता है और यहीं से फिर 4 साल बाद उसकी यहाँ से शादी हो जाती है। 4 साल किससे गिनेंगे भाई, इसके शासनकाल से। शासनकाल के बाद जो इसके दरबार में मेहरुन्निसा रह रही थी उसके बाद ये 4 साल बाद इससे शादी करता। शादी करने के बाद मेहरुन्निसा को ये एक उपाधि देता है नूरजहां। नूरजहां की उपाधि इसने यहाँ इसको दी है। इस तरीके से नूरजहां जो है वह शासन में आ जाती। तो नूरजहां से इसका विवाह कब हुआ है, 1611 में हुआ। जहांगीर ने अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया और नूरजहां जो है उसको सबसे ज्यादा राइट्स दे देगा। इस वजह से नूरजहां का अब प्रभाव शासन में बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये बिलासी राजा हुआ करता था, बिलासी शासक हुआ करता था और सभी मदपान में डूबा हुआ रहता था। इस वजह से सारा का सारा शासन कौन संभालेगी, नूरजहां संभालेगी। नूरजहां इसके लिए अपना एक गुट बना लेगी, अपने चांदी के सिक्के भी वह जारी करवाएगी। ये जारी किसकी वजह से करवाएगी, जहांगीर इसके कहने पर नूरजहां के खुद के एक सिक्के चलवा देता है और यहाँ पर नूरजहां अपना एक गुट बना लेती है और उस गुट के अनुसार वह शासन चलाती। गुट में कौन कौन शामिल है नूरजहां गुट में, तो नूरजहां गुट में इसके पिता शामिल हैं मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग जो इसके पिता हुआ करते थे नूरजहां के, वे इसमें शामिल है। मिर्जा ग्यास बेग को ये उपाधि दिलवाती है जहांगीर से एतमाद उद्दौला की। एतमाद उद्दौला की उपाधि दिलवाती और इसी को प्रधानमंत्री बनवा देती। इसके बाद नूरजहां जो है इसके भाई आसफ खां को भी एक सेनापति बनवा देती। और इसके गुट में कौन शामिल था, इसके गुट में शामिल था जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसे खुर्रम के नाम से जाना जाता था, उसे भी इसके गुट में शामिल कर लिया गया था। इस तरीके से ये गुट जो है ये सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया था। जिसको भी जहांगीर से अपनी बात मनवानी होती थी उसे सबसे पहले नूरजहां गुट को खुश करना होता था, तभी वह आगे चल के बात हो पाती थी, नहीं तो बात नहीं हो पाती थी। आगे चल के क्या होगा कि यहाँ पर जो शाहजहां है, खुर्रम है, इससे विवाह करा देगा आसफ खां अपनी लड़की का। और आसफ खां की लड़की हुआ करती थी मुमताज। तो भाई मुमताज का विवाह किससे हो जाएगा, शाहजहां से हो जाएगा, जिसका बचपन का नाम था खुर्रम। ऐसे करके कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो नूरजहां गुट है ये अपने स्थान पर सही से चल रहा है। यहाँ पर जहांगीर अपनी न्याय व्यवस्था को बहुत ज्यादा शुद्ध करने के लिए, अपने पूरे राज्य में ये बताने के लिए कि मैं सबसे ज्यादा न्यायप्रिय हूँ, वे न्याय की जंजीर लगवा देता है। और ये न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी, ये क्वेश्चन आता है। तो भाई जहांगीर ने अपने शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाई थी। उसने आगरा के किले से शाह बुर्ज के यमुना तट तक, पत्थर के खंभे तक सोने की एक जंजीर बनवाई थी।
जिसमें 60 घंटियां लगी हुआ करती थी। जिस भी व्यक्ति को ये लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह इस घंटी को बजा दिया करता था और ये सीधे के सीधे जहांगीर के दरबार में अंदर जहां वो बैठा हुआ करता था वहीं उसके बेडरूम में जाकर के खुलती थी, वहीं जाकर के बज जाती थी। ऐसे करके वह आधी रात में भी न्याय के लिए खड़ा रहता था, ये वह बताना चाहता था। लेकिन एक समय एक घटना हो जाती है, जैसे ही जहांगीर भोजन कर रहा था रात्रि का अपने बेडरूम में, उसी समय जो है मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां जो है वह तीर चलाने का एक अभ्यास कर रही थी। तो तीर चलाने के लिए वह बालकनी से तीर चलाती हैं और शिकार के लिए तीर चलाती हैं और तीर भटक करके एक मजदूर को जाके लगता है और मजदूर वहां पर मर जाता है। जैसे ही मजदूर मर जाता है तो मजदूर की पत्नी जो है उसे ये पता चलता है कि जहांगीर के महल से ही एक तीर आकर के लगा और वे तुरंत जाती है, वे बिना डरे हुए साहस के साथ उसी जंजीर की घंटी को जो बजा देती है, जो न्याय की जंजीर है। जैसे ही वो बजाती है तो रात को जहांगीर वहां से दरबार लगाता है। जहांगीर कहता है बताइए आपने क्यों ये न्याय की जंजीर को खटखटाया है। तो वहां पर मजदूर की पत्नी कहती है कि आपके ही महल से एक तीर आकर लगा है मेरे पति को और उसकी मृत्यु हो गई, इस वजह से अब मुझे न्याय चाहिए। यहाँ पर जहांगीर ये समझ जाता है कि जो तीर है वह किसने छोड़ा है, भाई वह नूरजहां ने छोड़ा। और यहाँ से नूरजहां खुद को स्वीकार कर लेती है, खुद का एक अपराध स्वीकार कर लेती है। उसके बाद यहाँ दुविधा आ गई है जहांगीर के पास कि अब वो न्याय कैसे करे। तो जहांगीर यहाँ अपना बड़ा दिल रखते हुए ये बताता है कि भाई जैसा सलूक इसने आपके पति से किया है वैसे ही सलूक आप इसके पति से कर दीजिए, यानी आप मेरी हत्या कर दीजिए, ऐसे वो मजदूर की पत्नी को कहता है। और यहीं से वह सबसे बड़ा न्यायप्रिय शासक हो जाता है। वह खुद को बता देता है जनता के सामने। जब वो हतप्रभ रह जाती है वह मजदूर की पत्नी और कहती है मैं शासक की हत्या नहीं कर सकती, और यहाँ से फिर वो ऐसे ही लौट जाती है। तो ये घटना जो है ये बताते हैं इसके समय की एक प्रमुख घटना रही थी। ऐसे करके जहांगीर की न्याय व्यवस्था चलती थी। आगे चलते हैं। फिर इसके समय कुछ प्रमुख विद्रोह और अभियान हुए हैं। खुसरो का विद्रोह हुआ था भाई 1606 में। 1606 में इसका एक बेटा, मैंने आपको बताया था कि अकबर इसको ही राजा बनाने वाला था, सुल्तान बनाने वाला था। खुसरो जो जहांगीर का बेटा हुआ करता था, इसका एक अभियान हुआ है। इसने विद्रोह कर दिया था खुसरो ने। जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही उसके बड़े पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और जालंधर के पास भेरावल में युद्ध में खुसरो पराजित हो जाता है। खुसरो जैसे ही पराजित होगा तो जहांगीर उसे अंधा करवा देता है। अंधा करवा के उसे कैद में डलवा देता है, यानी जेल में डलवा देता है। लेकिन उसे मारता नहीं है। उसे मारेगा कौन? उसे मारेगा खुर्रम। खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां बनेगा और अगला शासक बनेगा। जैसे ही ऐसा अंधा करवा देता है तो खुर्रम इस बात को जानता था कि सबसे ज्यादा योग्य अगर कोई है जहांगीर के पुत्रों में तो वह है खुसरो, और इसे मारना जब सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि खुर्रम यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। इसलिए शाहजहां यानी कि खुर्रम ये अपने आप को बड़ा बनाने के लिए अपने भाई की हत्या कर देगा। तो शाहजहां ने ही खुसरो की हत्या कर दी थी कैद के दौरान। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी। इसी के समय में जहांगीर के समय में ही गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि खुसरो की सहायता कर दी थी उन्होंने। खुसरो को शरण देने की वजह से जहांगीर ने उन्हें फांसी की सजा दे दी थी। तो ये भी एक कलंक जहांगीर के रहा है। इसके बाद है मेवाड़ विजय। मेवाड़ विजय 1615 में रही है। ये 1615 में जहांगीर ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह के खिलाफ जो है अभियान छेड़ा था। उसी वजह से अमर सिंह और मुगल दरबार के बीच एक सम्मानजनक संधि हुई थी। ये मेवाड़ विजय रही। इसी बीच एक जिक्र होता है ग्वालियर के किले का। ग्वालियर के किले में अगले सिख के शासक जो हैं उन्हें कैद कर लिया गया था ग्वालियर के किले में। और ग्वालियर के किले में जैसे ही कैद कर लिया गया था तो उन्हें फिर छोड़ना पड़ा था। जहांगीर के सपने में वो आने लगे थे, इस वजह से उन्हें छोड़ दिया था। तो वहां एक गुरुद्वारा आज भी बनाया गया जिसका नाम है बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आता है बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ है? बंदी छोड़ गुरुद्वारा जो है वह ग्वालियर में। यहाँ पर जहांगीर को अगले सिख गुरु को छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसके सपने में ये आ गए थे। इसी वजह से यह बंदी छोड़ गुरुद्वारा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर सिख गुरु ने छूटने पर एक शर्त रख दी थी कि मैं छूटूंगा तो मेरे साथ 52 राजा भी निकल करके आएंगे, और सभी के सभी 52 राजा उनकी कलंगी को पकड़ करके फिर बाहर निकल के आए थे। इस तरीके से 52 राजाओं को आजाद कराया था। तो बंदी छोड़ गुरुद्वारा वहां पर। ब्रिटिश राजदूतों का आगमन इसी के समय हुआ है। जहांगीर के समय, जहांगीर के शासन काल में अंग्रेजों का आगमन हो गया था। अंग्रेजों के आगमन में सबसे पहले आया था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये विलियम हॉकिंस कब आया था? तो भाई 1608 से लेकर 1611 ईस्वी तक ये यहाँ रहा था। और ये हेक्टर नाम के एक जहाज से सूरत पहुंचा था और आगरा में जहांगीर से मिला था।
जहांगीर से जैसे ये मिलता है तो जहांगीर इसे इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है और इसके साथ उठता बैठता है। ये जो है हॉकिंस, ये वहां से बहुत अच्छी अंग्रेजी शराब लेकर के आया था जिसे जहांगीर को बड़ा पसंद आया ये, और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दे दी थी। लेकिन पूरी की पूरी डील नहीं हो पाई, यहाँ पर जहांगीर ने इसे कभी भी अनुमति नहीं दी। तो यहाँ से अनुमति ना मिलने की वजह से हॉकिंस को निराशा के साथ ही वापस लौटना पड़ा था। इसके बाद जेम्स प्रथम अपने दूसरे राजदूत को भेजते हैं जिसका नाम है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो इसके बाद आता है, ये 1615 से लेकर 1619 तक रहेगा और ये ब्रिटेन से आया था। किसकी अनुमति लेकर के? राजा जेम्स प्रथम की अनुमति लेकर के। राजा जेम्स प्रथम जानते थे कि ये बहुत कुशल रणनीतिकार है, इसलिए ये हमेशा अनुमति लेकर आएगा ही आएगा। और वाकई में ऐसा हुआ। सर थॉमस रो जो है वह जहांगीर के पीछे ही पड़ गया था। जहांगीर जहां भी जाता था जहांगीर के पीछे जाता था। जहांगीर के साथ ये आगरा से मांडू तक चला गया था। तो वही मांडू तक ये चला गया था, धार तक। ये पहला अंग्रेजी राजदूत था और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहला कौन सा राजदूत था, अंग्रेजी राजदूत जो जहांगीर के पीछे मांडू तक चला गया था। तो सर थॉमस रो रहा था, ये चला गया और वहां जाकर ये खुर्रम से दोस्ती कर लेगा। खुर्रम से जैसे इसकी दोस्ती हो जाएगी, यानी कि शाहजहां इसे अनुमति दिलवा दे। शाहजहां जैसे ही इसे अनुमति दिलवाएगा तो वहां से इसको अनुमति मिल जाएगी। और यही एक बहुत बड़ा एक स्वीकृति पत्र था अंग्रेजों के लिए जो इन्हें मिल गया था कारखाना स्थापित करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कला और संस्कृति की बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन सी कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो वही चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने बहुत अच्छे अच्छे स्कल्पचर बनवाए थे, तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग उसे कहा जाता है। और जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण युग। इस तरीके से दो स्वर्ण युग चलते हैं। चित्रकला में इसके यहाँ चित्रकला में ये सर्वोपरि था। इसने चित्रकला में महारत हासिल कर रखी थी। ये चित्र को देखकर ये बता देता था कि इसके पैर किसने बनाए हैं, इसके हाथ किसने बनाए हैं, इसकी नाक किसने बनाई है। ये चित्रकारों की इतनी बारीकियों को जानता था। ये खुद भी एक चित्रकार था। तो जहांगीर का काल मुगल चित्रकाल का सबसे बड़ा स्वर्ण काल कहलाता है। जहांगीर स्वयं एक बेहतरीन पारखी था। उसका दावा था कि वह किसी भी चित्र को देखकर ये बता सकता है कि उसे किसने बनाया है। इसके बाद बात करते हैं कि इसके समय कौन कौन से प्रमुख चित्रकार रहे। तो इसके समय एक आगा रजा रहा था, एक उस्ताद मंसूर रहा था, एक अबुल हसन रहा था। ये तीन प्रमुख रहे थे। इसके अलावा इसने और क्या काम किए हैं? तो इसके समय में तुजो के जहांगीरी लिखी गई थी। तुजो के जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है जिसे उसने खुद ने फारसी में लिखना शुरू किया था। तो आपसे पूछा जाएगा तुजो के जहांगीरी किसकी रचना है? भाई जहांगीर की रचना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एतमाद उद्दौला का मकबरा। एतमाद उद्दौला यानी कि मिर्जा ग्यास बेग, नूरजहां का पिता, नूरजहां के पिता के लिए इसने एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया था। कहाँ बनवाया था? आगरा में। ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई। एतमाद उद्दौला का मकबरा ये सफेद संगमरमर का बनाया हुआ पहला मकबरा था। ये मुगल काल की पहली इमारत थी जो पूर्णतः सफेद संगमरमर से बनी हुई थी। इसमें पहली बार पित्रा-द्यूरा जड़ाऊ एक कला होती है, पित्रा-द्यूरा, उसका इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। पित्रा-द्यूरा जो कला है इसका उपयोग कहाँ होता था? तो भाई मुगल काल में होता था, सजावट के लिए हुआ करता था, मेहराब वगैरह को सजाया जाता था पित्रा-द्यूरा कला से। इसके बाद सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी इसने बनवाया था। सिकंदराबाद में, श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण इसने कराया है। ऐसे करके छोटे मोटे निर्माण इसने कराए हैं, लेकिन निर्माण में इसकी कोई रुचि नहीं थी। इसकी रुचि चित्रकला में अधिक थी। इसके बाद जहांगीर ने अपने शासनकाल में 12 ऐसे अध्यादेश दिए थे जो अजीब व गरीब थे। वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हुआ क्या था कि पुर्तगाली बहुत सारा तंबाकू लेकर के आए थे हमारे देश में। पुर्तगालियों का आगमन 1498 में हो गया था। उस समय से लेके भारत में तंबाकू के सेवन का बहुत ज्यादा आदत हो गई थी लोगों। इसने अपने दरबार में जितने भी लोग तंबाकू खाते थे उन सबके तंबाकू बंद करवा दिए और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का काम पहली बार इसने करा था। इसके बाद इसने रविवार को अकबर के जन्मदिन के कारण और गुरुवार को जहांगीर के राज्याभिषेक के कारण पशु हत्या पर रोक लगा दी थी कि इन 2 दिनों को आप पशु हत्या नहीं करें। इसके अलावा इसने एक और डिसीजन लिया था कि इसने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली को जोड़ दिया था। ये इसने एक प्रणाली में मतलब उसको अपडेट कर दिया। तो 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली वहां लेकर के आया था, जिसमें क्या होता था कि बिना जात के पद बढ़ाए हुए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी होती थी। इसके अलावा फिर लास्ट में बात करते हैं
कि इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो इसकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को हो गई थी। लेकिन इससे पहले इसने नूरजहां गुट को खत्म किया था। 1622 में इसने नूरजहां के गुट को खत्म किया था। 1622 में इसे ये पता चल गया कि नूरजहां जो है वह अपने शासनकाल को सही से चलाने के लिए मुझे भी मार सकती है, यानी जहांगीर को भी मार सकती है। ऐसे करके ये नूरजहां के खिलाफ उतर गया था और 1622 में नूरजहां के पिता की हत्या कर दी थी, एतमाद-उद-दौला की हत्या कर दी थी। तो 1622 में ही नूरजहां गुट का अंत हो गया था। नूरजहां बड़ी ही शातिर महिला थी, वह आगे चल के खुर्रम को भी हटाना चाह रही थी रास्ते से, इसलिए उसने खुर्रम यानी कि शाहजहां के बेटे से अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी कर दी थी, ताकि अगले वारिस को वह इसमें से चुन सके और उसी से राजपाट कराए। ऐसे करके 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हो गई, उसके बाद शाहजहां अगला शासक बन जाएगा। जहांगीर को लाहौर के पास शाहदरा में दफनाया जाता है और उसका मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। ऐसे करके यहाँ पर आप समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।